हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है समसामयिकी। इसमें हम रिपोर्ट और रैंकिंग देखेंगे। बहुत सी संस्थाएं बहुत से रिपोर्ट जारी करती है जिसमें बहुत से देशों को बहुत सी रैंकिंग मिलती है। ठीक है, वो रिपोर्ट जो होती है पूरे विश्व स्तर की होती है। ठीक है, विश्व की अलग अलग संस्थाएं जो जारी करती है, तो उनका जो ऑथेंटिकेशन है, उनकी जो प्रामाणिकता है, वो बहुत हद तक सही होती है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि भारत की रिपोर्ट है, आप अपने भारत को ऊंचा दिखाने के लिए कुछ भी जारी कर दोगे, वैसा नहीं चलता है। ठीक है, तो ये विश्व स्तर पर भी है, भारत के स्तर पर भी कुछ रिपोर्ट हैं। इस रिपोर्ट में भारत की क्या स्थिति है और देशों की क्या स्थिति है, उसके संबंध में आज चर्चा करेंगे। बहुत सी अच्छी अच्छी बातें खुल के आएगी और आपको बहुत सी चीजें पता भी चलेगी कि यथार्थ में चलता क्या है या हो क्या रहा है। सबसे पहले देखते हैं अपन पंचायत उन्नति सूचकांक 2025। शीर्ष प्रदर्शन राज्य पंचायत कौन सा है? पंचायत उन्नति सूचकांक। इसमें पंचायत जो बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है, पंचायत जो बहुत अच्छा काम करती है और क्या करती है, पंचायतों के विकासात्मक प्रदर्शन का मूल्यांकन करना होता है। कौन सा पंचायत बहुत अच्छा काम कर रहा है, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है ना, एकीकृत ग्रामीण विकास के काम को अच्छे से निपटा रहा है, तो कार्य करने के आधार पे कौन सा पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास कर रहा है, उसकी बात कही गई है। ठीक है, तो कौन सा राज्य इसमें शीर्ष पर है? पहले शीर्ष पर है सबसे टॉप का राज्य गुजरात। गुजरात में जो पंचायतें हैं भैया, वो काफी अच्छा काम करती है ना। सेकंड नंबर पर है आपका तेलंगाना। ठीक है, इसको फर्स्ट कर लीजिएगा, ये सेकंड। पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 शीर्ष प्रदर्शन राज्य है, फर्स्ट नंबर पे है गुजरात, सेकंड नंबर पे है तेलंगाना। यहां की जो पंचायतें हैं है ना, वो सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकासात्मक ढांचे को, बुनियादी ढांचे को बहुत अच्छी मजबूती प्रदान कर विकास कर रहे हैं और फर्स्ट और सेकंड रैंक में है। कुल कितने ग्राम पंचायत शामिल थे इसमें? देश के कुल 2,55,000 है ना 699 ग्राम पंचायतें शामिल थी पूरे भारत की। उसमें सबसे टॉप में गुजरात और तेलंगाना की ग्राम पंचायतें आई है। तो देख लो आपके यहाँ की ग्राम पंचायतों का क्या हाल है। आप तो बोलते हो भैया जो 30 साल से अधिक आदमी है, अनपढ़ है, उसको सरपंच बना दो तो क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो जहां पे सख्ती बरतनी है वहां बिल्कुल सख्ती बरतनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। 2,55,699 ग्राम पंचायतों ने भाग लिया। सबसे टॉप की ग्राम पंचायत है गुजरात की, दूसरी है तेलंगाना की, है ना। सूर्यवंशम पिक्चर देखे हो ना, गुजरात का बताता है तालुका। ठीक है, देखो उसकी बहू क्या रहती है, कलेक्टर रहती तो भी अपने ससुर के गांव को पानी नहीं देती। ऐसा होना चाहिए, नियम कानून का पक्का। ठीक है, यहां तो हमारा कोई सरपंच हो तो हर योजना का पहला लाभ उसके घर को ही मिलता है। स्ट्रीट लाइट उसके घर के ऊपर, झूला उसके घर के सामने, नल उसके घर के सामने। होता है कि नहीं होता है जी? ठीक है, हैं? हाँ, स्कॉर्पियो उसके घर के सामने। ठीक है, गुजरात के 346 ग्राम पंचायतों ने, जितने गुजरात की ग्राम पंचायत है उसमें से 346 ने बहुत अच्छा काम किया, ये फर्स्ट रैंक पर है। तेलंगाना की 270 ग्राम पंचायतों ने बहुत अच्छा काम किया, सेकंड रैंक पर है। चलिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस अभी चल ही रहा है, उसके संबंध में भारत में डॉल्फिन की जनसंख्या सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में अधिक डॉल्फिन पाई जाती है? ठीक है, कहां है जी? उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में क्यों डॉल्फिन अधिक पाई जाती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा बहती है। अब कहानी सुनिए, 2009 में गंगा नदी की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है, 2009 में घोषित किया गया। हमारी जो गंगा नदी की डॉल्फिन है वो मीठे पानी की डॉल्फिन है, खारे पानी की नहीं है, समुद्र में नहीं रहती, वो नदी में रहती है, मीठे पानी की डॉल्फिन है। और उस डॉल्फिन का नाम क्या है? सुसु। क्या है? सुसु, है ना, वो डॉल्फिन का नाम है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। चलो, सर्वाधिक कहां डॉल्फिन पाई जाती है? उत्तर प्रदेश राज्य में, है ना। उत्तर प्रदेश में लगभग 2397 डॉल्फिन है गिनती के अनुसार। उत्तर प्रदेश में 2397 टॉप में है। बिहार सेकंड नंबर पे है, बिहार में 2220 डॉल्फिन।
ठीक है, नदियों में देखोगे तो सर्वाधिक गंगा नदी में है, गंगा नदी, और उसकी सर्वाधिक सहायक नदियों में डॉल्फिन है जो है 5689। ठीक है, इतनी डॉल्फिन केवल गंगा नदी में है। ठीक, चलिए ये हो गया, डॉल्फिन का भी हो गया, इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, पूछ भी चुका है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन, मीठे पानी की डॉल्फिन है ना। नाम है सुसु, उसकी प्रजाति का नाम है सुसु। उत्तर प्रदेश में 2397 है, बिहार में 2220 डॉल्फिन है। ये डॉल्फिन शिकार का क्या हो जा रही है, इनका शिकार कर लिया जा रहा है, इसके लिए भी योजनाएं चल रही है। ये फैन चालू करो भैया। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ये आपके अभी रेलवे के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी जो 5 तारीख का कल फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ, अपन कल पढ़ा है वुमेन्स प्रीमियर लीग कौन जीता, वो पूछा गया था उसमें। ठीक है, वुमेन्स प्रीमियर लीग कौन जीता है जी? फुल में रहने दो, फुल में रहने दो। लड़के वाला जीती है जी। ठीक है, लड़की वाला प्रीमियर लीग जीती है कौन? मुंबई इंडियन। उप विजेता है दिल्ली कैपिटल, उसमें भी 5 टीम खेलती है, मुंबई इंडियन, दिल्ली कैपिटल, गुजरात टाइटन, आरसीबी और एक यूपी। ठीक है, चलिए ये डॉल्फिन का हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजकोषीय वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष प्रदर्शन राज्य है। ऐसा राज्य जो अपने कर के पैसे को बहुत अच्छे से उपयोग करता है, कर के पैसे से निर्माण कार्य बहुत अच्छे से करता है, ऋण बहुत सही ढंग से लेता है, ऋण की वापसी बहुत सही ढंग से करता है, और जो पूरा ओवरऑल अपनी अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छा चलाता है, वो कौन सा राज्य है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो भैया हमारे यहाँ राजकोषीय वित्तीय सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक, राजकोषीय मतलब खजाना, सरकार का खजाना, जिससे सरकार अच्छे से पैसा खर्चा करे, अच्छे से निर्माण कार्य कराए, ऋण कम ले, ऋण का भुगतान भी करे। ऐसी सरकार कौन सी है टॉप में? फर्स्ट नंबर पर है उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। ठीक है, और बोलते हो सबसे गरीब राज्य है। सेकंड में कौन है जी? सेकंड में है छत्तीसगढ़। ठीक है, सेकंड में छत्तीसगढ़ इसीलिए है क्योंकि 1000 रुपए दिया जाता है ना। भले नौकरी मिले ना मिले, लेकिन पैसा पूरा मिलेगा। ठीक है, हर 2-3 तारीख को फोन आ जाता है हमारे मुख्यमंत्री जी का। ठीक है, हम फलाना फलाना बोल रहे हैं, आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया है, निकालिए और बुद्धि विकास केंद्र की ओर भागिए। ठीक है, चलिए उड़ीसा पहला है राजकोषीय वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में, छत्तीसगढ़ दूसरा है। इन लोग अपने पैसे का उपयोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तीसरा है गोवा। ठीक है, ये राजकोषीय वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार। ठीक है, उड़ीसा पहला, छत्तीसगढ़ दूसरा, गोवा तीसरा। ठीक, चलिए ये आधारित वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय वर्ष के आधार पर ये रैंकिंग दी गई है। हर साल होगा, है ना। जो अपने पैसे को अच्छे से उपयोग करेगा वो टॉप पे रहेगा। ठीक है, जारीकर्ता कौन है जी? जारीकर्ता द ग्रेट नीति आयोग। कौन? नीति आयोग, जो 2015 में बना है और अब समझ में आ रहा है कि क्या काम कर रहा है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। घटक कितने हैं? कितने घटक में इसका वो किया जाता है मूल्यांकन? 5 घटक में। कितने घटक में? 5 घटक में, जिसमें ऋण लेना, ऋण देना, राजकोषीय, ये सब आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत की स्थिति है। जलवायु जोखिम सूचकांक बताइए भैया, जलवायु जोखिम सूचकांक भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति है 6वें नंबर पर। कौन से में? 6वें नंबर। हमारे यहां प्राकृतिक आपदा में हम कौन से नंबर पर हैं? 6वें। बाढ़, भूकंप, सूखा, मौसमी घटनाएं, ठीक है, जैसे बाढ़, तूफान, सूखा, हीट वेव, इसमें हम 6वें नंबर पे है। हमारे यहाँ 6वां सबसे रिस्की देश है इन सब चीजों में। क्या? भारत। ठीक है, चलिए शीर्ष प्रभावित देश जैसे डोमिनिका, चीन, होंडुरास, म्यांमार, इटली, ये सब सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। चीन में भूकंप आते रहता है, जापान में भूकंप आते रहता है, चीन में बाढ़
आते रहता है। चीन ने तो पता नहीं कौन सी नदी में इतना बड़ा बांध बना दिया है कि बोलते हैं पृथ्वी की गति धीमी हो गई है उसके कारण। ठीक है, चलिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर अभी फिर से कौन बनाएगा? चीन ही बनाएगा। ठीक, तो देख लीजिए, है ना, सबसे संवेदनशील देशों में है भारत। किसमें? प्राकृतिक आपदा में। हमारे यहाँ बाढ़ तो नॉर्मल है ना, अभी पानी गिरेगा बिहार में बाढ़ आ ही जाएगा, मुंबई में बाढ़ आ ही जाएगा, पश्चिम बंगाल में बाढ़ आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 30 वर्षों का विश्लेषण है ये। कितने वर्षों का? 30 वर्षों का। 30 वर्षों में जो घटनाएं घटी है उसके अनुसार ये रैंक जारी किया गया है। तो भारत 6वां सबसे रिस्की देश है। किसमें? जलवायु जोखिम में। अगला देख लेते हैं। लो भैया, ये तो 1 लाख रुपए का क्वेश्चन है, पूछेगा ही पूछेगा। रेलवे एसएससी का पेपर ही यहीं से चालू हो जाता है। ठीक है, व्यापम भी थोड़ा थोड़ा चुरा लेता है। मानव विकास सूचकांक, ठीक है, मानव विकास सूचकांक में आपको 1000 रुपए दे रहे हैं ना, तो भी आप लोग 130वें नंबर पे ही हो। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 130वां नंबर। कोई बहुत अच्छा नंबर नहीं है। और भारत का स्कोर कितना है? स्कोर भी पूछता है। कितना नंबर मिला है? 0.685 नंबर मिला है। एक नंबर जो होगा टॉप का होगा, अपने को मिला है 0.685 नंबर। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना है? 130वां। 130, 132, 134, भारत यहीं घूमते रहता है। 127, 28 कभी आया होगा तो आया होगा। ठीक है, चलिए, कुल शामिल देश कितने हैं जी? पूछा जाता है। कुल कितने देशों को? 193 देशों को लाइन में खड़ा किया गया था। अब भारत कितने नंबर पे है? 130वें नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद इसके 3 प्रमुख आयाम हैं। 3 प्रमुख आयाम में यह गणना होती है। सबसे पहले क्या है? स्वास्थ्य, है ना। स्वास्थ्य मतलब जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, पैदा होते हैं तो जीने की इच्छा। हमारे यहाँ लोगों को जीने की इच्छा नहीं है। लोग खुद अपने मुंह से बोलते हैं, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। ठीक है, लोग अपने मुंह से बोलते हैं भैया। तो हमारे यहाँ कोई बहुत ज्यादा लोगों की जीने की इच्छा नहीं है। जीवन प्रत्याशा। स्वास्थ्य मतलब पैदा होते हैं तो कितने बच्चे बच पाते हैं। दूसरा आपका क्या है? दूसरा है आपका शिक्षा। शिक्षा, इसमें हाई स्कूल और स्कूल दोनों की शिक्षा शामिल है। तीसरा क्या है? तीसरा है जीवन स्तर। जीवन स्तर में क्या आएगा आपका? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। पैसा रहेगा तभी जीवन स्तर सुधरेगा भैया, नहीं तो नहीं सुधरेगा। हम विश्व के 4थे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमारा प्रति व्यक्ति आय 2,40,000, 2,50,000 से भी ऊपर नहीं है। ठीक है, विश्व का पहली अर्थव्यवस्था कौन सी है? अमेरिका। वहां पे प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 77 लाख रुपए। ठीक है, तो आप डिफरेंस देखिए। सबसे पहले कौन है? अमेरिका, उसके बाद चाइना, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद भारत, भारत के बाद जापान। ठीक है, 4थी अर्थव्यवस्था है। यहां तक हो गया। तो ये मानव विकास सूचकांक पे बहुत थोड़ा लंबा डिस्कशन करेंगे। 130 नंबर पे है, स्कोर हुआ है 0.685। कुल 193 देश है। मैं 92 लिख दिया, ये 93 देश है। ठीक है, 193 देश है। 3 स्तर है क्या? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। जीवन स्तर में राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा में शिक्षा, स्वास्थ्य में पैदा होते समय या जीने की इच्छा इसमें शामिल है। यहां तक हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? आप इसको रट के जाओगे, वहां आ जाएगा UNDP, है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या करता है? मानव विकास सूचकांक जारी करता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद कब से चालू हुआ? ये कब से चालू हुआ जी? 1990 से। कब से चालू हुआ? 1990 से। और चालू करने वाला आदमी कौन? चालू करने वाला आदमी है आपका पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक। कौन? महबूब उल हक। ठीक है, आप पड़ोसी देश को इतना डोमिनेट मत किया करो, वहां भी बड़े बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं। ये क्या थे? ये सलाहकार थे UNDP में 1990 में। कौन? महबूब उल हक। और इन्हीं ने 1990 में
मानव विकास सूचकांक जारी किया। अभी जो भारत का रैंक है उसमें भारत मध्यम श्रेणी का देश है। कौन से श्रेणी का देश है? मध्यम श्रेणी का। ठीक है, मध्यम श्रेणी का देश है भारत। इतना हो गया। अगला देख लेते हैं। ठीक है, सबसे टॉप में आएगा आपका क्या? आइसलैंड। घणों खुश लोग हैं यहां, बहुत खुश रहते हैं। आइसलैंड देश। दूसरे में कौन आएगा? नॉर्वे। खूब खुश रहते हैं यहाँ के लोग। हैप्पी इंडेक्स सूचकांक में भी इन्हीं लोग मिलेंगे आपको, बहुत खुश रहते हैं। टॉप में आइसलैंड, उसके बाद नॉर्वे, सबसे आखिरी में नाम सुनोगे रूह कांप जाएगा। ठीक है, सोमालिया। सोमालिया कितना? 192 नंबर में। दक्षिण सूडान 193 नंबर में। ठीक है, यहां हमेशा क्या होता है? अशांति रहता है। सोमालिया दक्षिण सूडान में 10-10 साल 12-12 साल के बच्चे बंदूक लेकर घूमते हैं, लूट हो जाता है वहां। इतना अशांत देश है वो। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका पूरा क्या? मानव विकास सूचकांक। देखिए जी, जो इंपॉर्टेंट है उस पर डिस्कशन तो होगा ही, सिर्फ रैंक रट के आप कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन का लेवल बदल गया, वहां हो जाओगे कहानी खत्म। तो ये सब चीजें आपको रहनी चाहिए। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक भी अपना निपट गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलो भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेसी इंडेक्स, लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत का क्या है? बताइए, क्या नहीं रैंक है? ठीक है, भारत का रैंक है ना, शीर्ष स्थान पर पूछा है ना, तो शीर्ष स्थान पर है नॉर्वे। डेमोक्रेसी में भी वहां के लोगों को इतना अधिकार है, इतनी स्वतंत्रता है कि वो अपने सरकार से कुछ भी बोल सकते हैं। आप बोल दो, ईडी का छापा पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए, नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे है, कहानी इसकी भी बड़ी जोरदार है। सेकंड नंबर पे कौन है? न्यूजीलैंड। थर्ड नंबर पे कौन है? स्वीडन। और भारत है शानदार 41 नंबर पे। कितने नंबर पे है? शानदार 41। पिछले वर्ष भी 41 में था, कोई परिवर्तन नहीं है ना। भारत का लोकतंत्र ऐसे ही लिखा है, भारत का लोकतंत्र क्या है? त्रुटिपूर्ण है। क्या है? त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण और दूषित है, दोषपूर्ण और त्रुटिपूर्ण है हमारा लोकतंत्र। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो रैंक में 41 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि भैया आपका लोकतांत्रिक आधार कहां जा रहा है, अधिकार कहां जा रहा है, जो आप इतने पीछे हो। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत है 41वें नंबर पर। ठीक है, यहां तक हो गया। प्रकाशन इसका रिपोर्ट का हुआ है फरवरी 2025 में। कितने? फरवरी 2025 में। अगला देख लेते हैं, ये रैंक पूछेगा भैया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, संयुक्त राष्ट्र 2023 की मातृ मृत्यु दर एमएम रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? मातृ मृत्यु दर में भारत का स्थान क्या है? इसको भी सुनोगे तो हिल जाओगे। ठीक है, आज पूरा हिल ही जाओगे आप लोग। हैं? भारत का दूसरा स्थान है। पहले में कौन है? पहले में नाइजीरिया है। ठीक है, मातृत्व मृत्यु दर में भारत का स्थान है द्वितीय। पहले में कौन सा है? नाइजीरिया। ठीक है, पहले में नाइजीरिया है, दूसरे में है भारत। ठीक, इसमें सुन लीजिए कहानी। जारीकर्ता कौन है? WHO, यूनिसेफ है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ है ना, इन लोग जारी किए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंग है इन लोग। उसके अनुसार मातृत्व मृत्यु दर में भारत का स्थान दूसरा है। हमारे यहाँ दूसरे नंबर में बच्चे को जन्म देते हुए माताएं खत्म हो जाती है, मृत्यु को प्राप्त कर जाती है। इसमें बताया गया है दुनिया में 2023 में लगभग कितनी माताओं की मृत्यु हुई है? 2.6 लाख माताओं की मृत्यु हुई है 2023 वर्ष में, बच्चे को जन्म देते हुए या बच्चे को जन्म देने के बाद।
प्रतिदिन औसत कितना आया इसका, प्रतिदिन औसत आया है कितना, 712 मृत्यु। ठीक है, विश्व में 712 जो माताएं हैं हर दिन खत्म हो जाती है। ठीक है? विश्व में एक साल में 2.6 लाख माताएं खत्म हो जाती है। भैया जो पता चला उसी को जोड़े हैं, जो नहीं पता चला वो जुड़ा ही नहीं इसमें। ठीक है, यहां तक हो गया है ना। रैंक में भारत में मातृत्व मृत्यु दर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, हमारे यहाँ 19,000 माताओं की मौत हुई है बच्चे को जन्म देते हुए पिछले साल। ठीक है, उसके बाद नाइजीरिया में 75,000 माताओं का देहांत हुआ है, बच्चों को जन्म देते या बच्चों को जन्म देने के बाद। ठीक है, भारत में हर दिन औसतन मृत्यु दर है 52। कितनी है? 52। भारत में बच्चों को जन्म देते हुए 52 माताओं की मौत हो जाती है। हमारे यहाँ संस्थागत प्रसव का ही ठिकाना नहीं है जी, है ना। वो अस्पताल के बरामदे में डिलीवरी हो जा रही है। ठीक है, आदमी नक्सल क्षेत्र में जाओ, आदमी खटिया में बोह के ले जा रहा है, ले जाते डिलीवरी हो जा रही है। तो भैया क्या आपका विकास है? खुद सोचने वाली, हम ही को सोचने वाली बात है जी, है ना। इस पूरे लोकतंत्र के सूत्रधार तो हम ही हैं। हम ही को सोचना है कि हमको क्या चाहिए, फोकट का पैसा चाहिए या सुविधा चाहिए। कोई भी सरकार जो फोकट में पैसा बांटती है बहुत अच्छी बात नहीं है। सरकार क्या करे, उत्पादक खर्चा करे, कोई भी ऐसा काम करे जिससे लोगों को क्या मिले, रोजगार मिले, जिससे लोगों को आमदनी हो। आप सुविधा दो ना, पैसा क्यों दे रहे हो, आप सुविधा दो। ठीक है, तो मातृत्व मृत्यु दर में द्वितीय स्थान है ना। 19,000 माताओं की मौत हुई है। भारत में प्रतिदिन 52 माताएं मृत्यु को प्राप्त कर जाती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं भैया। पहला कौन है? नाइजीरिया है इसमें, है ना। 2000 में हमारे यहाँ मातृत्व मृत्यु दर 362 था, जो 2023 में घटकर 80 हो गया है। 80 हो गया तो 80 लोग तो अभी भी मर ही रहे हैं क्या। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, पक्षियों की गिनती, क्या? पक्षियों की गिनती। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 के 28वें संस्करण में भारत की वैश्विक योगदान क्या है? कितने पक्षी, कितने प्रकार के पक्षी हैं हमारे यहाँ, पक्षियों की गिनती। ठीक है, पक्षियों की गिनती, वैश्विक पक्षी गणना है ये। ठीक है, चलिए भारत का स्थान है तीसरा। कौन सा है? तीसरा। भारत और ब्राजील दोनों का संयुक्त रूप से स्थान कितना है? तीसरा। भारत में कुल कितना? भारत में कुल 1068 पक्षी क्या है? प्रजाति है। 1068 टाइप की पक्षियों की प्रजाति है, जिसमें सर्वाधिक प्रजाति कहां है? पश्चिम बंगाल में। कहां है? पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद आयोजनकर्ता कौन किया है? कनाडा की एक संस्था की है, सोसाइटी, पक्षियों की एक सोसाइटी की है, जो कहां की है? कनाडा की, है ना। भारत इसमें तीसरे नंबर पर है। हमारे यहाँ भी राजस्थान, जयपुर साइड क्या आता है? प्रवासी पक्षी आते हैं, जो किधर से आते हैं? भूमध्य सागरों से उड़ के आते हैं। छत्तीसगढ़ में भी बहुत जगह प्रवासी पक्षी आते हैं। ठीक है, बेमेतरा में आते हैं, है ना, पक्षी अभ्यारण्य जहां बना है। ठीक है, और ये पक्षी हजारों किलोमीटर उड़ के कहां? एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। भारत तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है। यात्रा और पर्यटन में हमारा क्या स्थान है? हमारे यहाँ के लोग कितना घूमने जाते हैं, लोग हमारे यहाँ कितना घूमने आते हैं? तो इसमें हमारा स्थान है क्या? 39वां यात्रा और पर्यटन सूचकांक में। प्रथम कौन है? अमेरिका है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है कि लोग कहां जाना पसंद करते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? प्रतिस्पर्धा में भी हमारा स्थान है क्या?
39वां। प्रथम कौन सा है? सिंगापुर। ठीक है, इसमें तो कुछ बचाने वाला नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं भैया, SIPRI रिपोर्ट। ठीक है, क्या होता है ये? SIPRI रिपोर्ट। ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियारों के प्रमुख आयातक राष्ट्र हैं। कौन सा राष्ट्र सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है अभी? कौन सा खरीद रहा है? यूक्रेन। कौन खरीद रहा है? हाँ, क्यों खरीद रहा है? क्योंकि युद्ध चल ही रहा है, 2020 से 24 पर आधारित है। यूक्रेन सबसे ज्यादा खरीदा है, क्यों? क्योंकि रसिया के साथ भिड़ा हुआ है वो अभी भी। ठीक है, चलिए, तो है ना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश अभी बन गया है यूक्रेन। एक समय भारत था। ठीक है, चलिए, यूक्रेन खरीद रहा है, कुल बिजनेस का 8.8% हथियार ये खरीद रहा है ना। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है द ग्रेट इंडिया। हम हथियार आयातक बहुत बड़े देश हैं, खूब हथियार खरीद रहे हैं हम। ठीक है, रक्षा बजट बढ़ा के हम हथियार खरीद रहे हैं। दूसरे नंबर पर है भारत। भारत पहले नंबर पर था, अब आ गया है दूसरे नंबर पर। ठीक, समझ में आ गया? ये पूछा जा सकता है, हथियार आयात करने में भारत का स्थान दूसरा है, क्यों? क्योंकि हमारे देश में भी इधर उधर कुछ ना कुछ लगे ही रहता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2025 रिपोर्ट के अनुसार हथियार बेचने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? हाँ, हथियार बेचने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? बताइए। हथियार बेचने वाला सबसे बड़ा देश है आपका अमेरिका। कौन? अमेरिका। और किसको हथियार बेच रहा है? यूक्रेन को, है ना। भारत का युद्ध हुआ तो बोले मत लड़ो, और यूक्रेन को बोल रहे हैं लड़ो। हथियार का जो बिजनेस है अरबों खरबों रुपए का है। आप जो एक ब्रह्मोस छोड़ोगे ना, वो ब्रह्मोस, एक ब्रह्मोस को बनाने में करोड़ों रुपए खर्चा आता है। तो सोचो, एक वहां पे बम फूटा मतलब कितने करोड़ रुपए चले गए। इसीलिए हर सरकार युद्ध से पीछे हटती है। क्यों? क्योंकि युद्ध क्या है? अनुत्पादक खर्चा है, कोई उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा, पैसा उसमें बर्बाद ही होगा। ठीक है, अब हुआ क्या, जब भारत और पाकिस्तान का चालू हुआ तो हमारे यहाँ रसिया के हथियार ज्यादा हैं, और रसिया के हथियारों का धूम मचने लगा। जो S-400 क्या है, रक्षा प्रणाली है, रडार, वो टॉप पे आने लगा। अब अमेरिका को लगा भैया मेरा क्या होगा, हथियार का मार्केट डाउन होगा, लोग किससे खरीदेंगे? रसिया से। तो हमको बोला तुम मत लड़ो। ठीक है, लेकिन यूक्रेन को बेच रहा है और वहां लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई को वो नहीं रुकवा पाया, और लड़ाई हमारी है, और वो बोलता है कि मैंने भारत को रुकवा दिया। ये क्या बात हुई? ना सरकार का कुछ समझ में आया। बड़े बड़े पुराने रक्षा विशेषज्ञ लोग बोले भैया लड़ाई क्यों रुक दी गई, हमको भी नहीं समझ आया। ठीक है, चलिए, तो सबसे बड़ा बेचने वाला, लगभग पूरे व्यापार का 43% हिस्सा इसके पास है। ठीक है, यही चीज है ना, यही होती है कूटनीति, और यही होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की निशानी। फोर्ब्स विश्व अरबपतियों की सूची में शीर्ष 10 में शामिल एक भारतीय कौन है? आंख मूंद के लगा दो। किसको? मुकेश अंबानी को, है ना। तुम लोग इतना रिचार्ज करवा लेते हो कि भैया आदमी हमारा हो गया है टॉप 10 में। ठीक है, चलिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में आते हैं। रेलवे के एग्जाम में तो ये आएगा ही आएगा, हमारे एडीओ में भी अभी एग्जाम में पूछा जाता है। अभी अप्रैल से प्रभावी है ना, हर तिमाही में समीक्षा होती है। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का समीक्षा कब हुआ? अप्रैल में। अब अप्रैल मई जून का कब होगा? जुलाई में, है ना। ये सब क्या है? मौद्रिक नीति के हथियार हैं, जिनसे सरकार आरबीआई क्या करती है? मौद्रिक नीति को अप डाउन करती है। राजकोषीय नीति कौन बनाता है? सरकार। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आरबीआई।
ये मौद्रिक नीति के थ्रू क्या करते हैं, हम मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ाते हैं या पैसे का फ्लो कम करते हैं। मौद्रिक नीति में रेपो दर क्या कितना प्रतिशत है बताइए, रेपो दर है, रेपो दर है अभी अप्रैल से 6%। रेपो दर क्या होता है, वो ब्याज का दर जिसपे वाणिज्यिक बैंक अल्पकालीन अवधि के लिए आरबीआई से ऋण लेते हैं। मैं 3 चीज बता रहा हूं, इस पे भी डिस्कशन करेंगे, है ना। एक होता है आपका बैंक दर, क्या, दूसरा होता है रेपो दर, और तीसरा क्या होता है, हाँ नहीं भैया, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, कहानी सुनिए। जब आपको दीर्घकाल के लिए पैसा चाहिए, दीर्घकालीन क्या चाहिए, ऋण चाहिए, किससे, आरबीआई से। तो आरबीआई कौन से दर में पैसा देगा, बैंक दर में। जब आपको अल्पकालीन ऋण चाहिए, अल्पकालीन कम समय के लिए अल्पकालीन ऋण चाहिए, किससे, आरबीआई से, तो किसमें पैसा देगा, रेपो रेट में। जब आपको एक रात के लिए पैसा चाहिए, एक रात या एक दिन के लिए पैसा चाहिए, तब किसमें देगा, एमएसएफ, एक रात एक दिन के लिए। ठीक है, समझ में आया। तीनों में कर्जा मिलेगा लेकिन समय इसका अलग अलग है। दीर्घकालीन बैंक दर, अल्पकालीन रेपो रेट, और अति अल्पकालीन एक रात एक दिन के लिए क्या, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो बैंक दर आपका रेपो रेट कितना है जी, रेपो रेट है 6%, बैंक दर कितना है 6.25%। ठीक है, है ना, बैंक दर है आपका 6.25%, और आपका एमएसएफ भी कितना है 6.25%, इतना ही है। चेक करिए, करेंट एमएसएफ चेक करिए। ठीक है, छह दशमलव दो पांच ही होगा। हाँ, एमएसएफ और बैंक दर अभी बराबर चल रहा है 6.25। ठीक है, स्थायी जमा सुविधा एचडीएफ की दर कितनी है, एचडीएफ की दर है स्थायी जमा पे जो आपको ब्याज मिलेगा, सुविधा कितनी है 5.75%। स्थायी जमा एचडीएफ, ये क्या है एमएसएफ। ठीक है, ये क्या है एसएलआर, क्या है एसएलआर, और ये क्या है सीआरआर, क्या है सीआरआर। ठीक है, अब मैं बता दिया एमएसएफ क्या है, एक रात के लिए पैसा उधारी चाहिए। सीआरआर, जितने भी वाणिज्यिक बैंक है उनको अपनी कुल पूंजी का कुछ हिस्सा कहां रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है, समझ लो। वो होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई के पास हर वाणिज्यिक बैंक के पैसे का एक भाग वहां पे जमा रहेगा, वो है सीआरआर। दूसरा है क्या, एसएलआर। ठीक है, एसएलआर स्टेटरी लिक्विड रेशियो, हर बैंक को अपना कुल जमा का कुछ प्रतिशत सोना, बॉन्ड, है ना, इन सब में रखना पड़ेगा, सोने के रूप में, बॉन्ड के रूप में, है ना, उसको बोलते हैं एसएलआर, ताकि भुगतान करने में तकलीफ ना हो। तो एसएलआर में भी पैसे को क्या कर दिया जाता है, रिजर्व रख दिया जाता है, सोने के रूप में, बॉन्ड के रूप में, ऋण पत्र के रूप में। ठीक है, तो एसएलआर ये कितना है 18%। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, इसको भी हमने समाहित कर लिया भैया, है ना। बिन पानी सब सून, है ना, बिना पानी के कुछ नहीं है। कब से प्रारंभ हो रहा है ये, 2007 से प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, जल पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, अच्छा जल प्रबंधन, वर्षा के पानी का संचयन, जल स्रोतों का पुनर्भराव, मतलब किसी भी तरीके से जो पानी जल स्रोत कम है उसको आप क्या करो, रिफिल करो, रिसाइकल करो, पानी की बर्बादी कम करो, अच्छे से पानी का उपयोग करो,
पानी एक ऐसा संसाधन है जो बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। अब बोलोगे सर पूरे पृथ्वी में 70% पानी है, तो है ना भैया, उसमें पीने लायक कितना प्रतिशत है? 2 से 3%। ठीक है, पीने लायक कितना है? 2 से 3%। ठीक है, अभी रिसर्च चल रहा है कि समुद्र के पानी को क्या किया जाएगा? पीने लायक बनाया जाएगा। ठीक, तो भैया पानी का बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट हर तरीके से, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? जल स्रोतों का पुनर्भराव, वर्षा जल का मैनेजमेंट और पानी का पुनः उपयोग कैसे कर सकते हैं, उसमें यह पुरस्कार दिया जाता है ना। सर्वश्रेष्ठ राज्य राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में शीर्ष राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य है जो पानी का सबसे अच्छा उपयोग किया है? कौन सा राज्य है भैया? उड़ीसा। कौन? उड़ीसा है। ठीक है, पानी का बढ़िया उपयोग करने में। ठीक है, दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, ये पहले नंबर पर है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर संयुक्त रूप में कौन है? पौंडीचेरी और गुजरात। ठीक है, हमारे यहाँ तो मतलब ऐसा है कि पूरा परिवार जितना पानी 7 दिन यूज करता होगा, उतने में हमारे सो कॉल लोग अपनी कार धोते हैं एक दिन। ठीक है, हाँ, गुस्सा आता है, बड़ी सही बात है। इतना पानी बहाते हैं कि पूछो मत। ठीक है, जिस दिन महानदी नाराज हो जाएगी ना, तो काम भारी हो जाएगा। पानी की कीमत वहां पूछे जहां पानी नहीं है। ठीक है, चेन्नई में पीने का पानी पूरी तरह खत्म हो चुका है, भूजल स्तर नीचे चले गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जलीय पुरस्कार राज्य की श्रेणी में कौन है? उड़ीसा है। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पांडिचेरी, गुजरात। उत्तर प्रदेश में पूरे भारत की नदियां बहती है तो भी दूसरे नंबर पे है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अगला देख लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ जिला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023। जिला कौन सा सबसे टॉप का है जो क्या किया है? अच्छा मैनेजमेंट किया। राज्य में कौन है? राज्य में तो उड़ीसा है, जिले में है आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। कौन? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश जिले में। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अब आ जाएगा छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत। कौन सा ग्राम पंचायत सबसे टॉप का जल मैनेजमेंट किया है? ये जिला, राज्य, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, स्कूल, उद्योग, संस्था, सबको अलग अलग श्रेणी में मिलता है। ठीक है, कौन सा संस्था सबसे अच्छा काम किया है? सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में प्रथम स्थान कौन से राज्य में मिला है? बताइए। ठीक है, प्रथम स्थान मिला है कौन सा? आपका तिरुवनंतपुरम, केरल को। ठीक है, यहां पे पीने का पानी खत्म हो रहा है। दूसरे नंबर पे है आपका, दूसरे नंबर पे कौन है आपका भैया? है ना, मसूल पानी, कांकेर। ये दूसरे नंबर पे आया है, किसमें? ग्राम पंचायत में। ये पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जल पुरस्कार में कौन सा ग्राम पंचायत को दूसरा पुरस्कार मिला है जल मैनेजमेंट के लिए? किसको मिला है? मसूल पानी। पानी ऑलरेडी है कहां? कांकेर, ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे कौन है आपका? कौन सा? अनंतपुर, क्या? आंध्र प्रदेश। यहां तक हो गया। ठीक है, तो आप कभी सोचे हो पानी के लिए? हैं? बस सोचे ही हो? कॉफी हाउस गए हो कभी खाने पीने? कॉफी हाउस में आपको ऑलरेडी आधा गिलास ही पानी देगा, क्योंकि जब उन लोग देखे तो ये देखे कि आदमी को 1 गिलास पानी देता है, आदमी पीता कितना है? आधा गिलास, तो ऑलरेडी आधा गिलास देगा, रख देगा जग, भैया बाद में और ले लेना। पानी की वैल्यू समझिए। ठीक है, आदमी बिना खाने के रह लेगा लेकिन बिना पानी के नहीं रह पाएगा। ठीक, तो पंचायत में दूसरे नंबर पर कौन आया है? मसूल पानी, छत्तीसगढ़, कांकेर। पहले में केरल, दूसरे में आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 किनके द्वारा प्रदान किया गया? कौन दिया है इसको? महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रदान किया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं।
सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय में प्रथम स्थान, मतलब ग्राम पंचायत तो हो गया, अब क्या आएगा इधर, नगर निगम वाला क्षेत्र आएगा। तो नगर निगम क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय में सबसे पहले कौन आया है, सूरत गुजरात, ये टॉप पे है। दूसरे नंबर पे है उड़ीसा और तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, है ना। पहले नंबर पे सूरत गुजरात, कहां, नगरीय क्षेत्रों में। दूसरे नंबर पे उड़ीसा, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। जब आपका सत्यमेव जयते चलता था शायद, किसी तो नाटक का एक एपिसोड है, महाराष्ट्र के एक किसान आए थे, तो उनकी 3 बीबी थी। तो बोले मेरी 2 बीबी हमेशा पानी लेने जाती है अलग अलग दिन। सोचो, मतलब 10-10 किलोमीटर पैदल चल के पानी लाया जाता है। महाराष्ट्र में भी पानी की बहुत कमी है। एक साल जब आईपीएल हो रहा था, वहां सूखा पड़ गया था, और यहाँ आईपीएल के लिए मैदान में क्या करते थे, पानी का छिड़काव करते थे। खूब क्या हुआ था, बवाल हुआ था। अभी आईपीएल से बात आई, ये तो मैं सोच के ही रखा था बोलूंगा भैया, जब टीम जीत रही थी तो पूरा न्यूज चैनल हर कोई दिखा रहा था। जब वहां पे विजय जुलूस में भगदड़ हुई, लोगों की मौत हुई, तो सब शांत हो गए। ठीक है, सब शांत हो गए। अब शांत हो गए तो इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है, आपके मीडिया की है? हैं? जहां पे हल्ला करना चाहिए वहां किया कोई? नहीं किया। तो यही तो सबसे बड़ा चीज है जी, है ना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंकिंग है 191। ये क्वेश्चन शायद नहीं होगा, इसको अभी यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, भारत की रैंकिंग किसकी है? एकदम चंदे का राशि 151। ठीक है, पूरा चंदा ही काट दिए हमारा यहाँ पे। ठीक है, 2024 में 159 था, थोड़ा सा सुधार हुआ तो 151 आया है। शीर्ष देश में कौन है? नॉर्वे, है ना, डेनमार्क और स्वीडन। यहाँ लोगों को फुल स्वतंत्रता है। आपका जो किसका लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया प्रेस, हमारे यहाँ वो पूरी तरह मैनिपुलेट कर दिया जाता है। ठीक है, हमारे गुरुजी जब पढ़ाते थे तो बोलते थे जब आपको लगे आपके जिंदगी में बहुत गम है तो आप 7 बजे सुबह 7 बजे शाम को DD1 का क्या सुनो, न्यूज सुनो, बहुत अच्छे से बताएंगे। ठीक है, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, 4 लोग इधर के मरे, 8 लोग इधर के मरे। और यहां पे जब आप कोई सो कॉल प्राइवेट न्यूज चैनल, ये देखिए ये कुत्ता गड्ढे में गिर गया है, भारत सरकार क्या कर रही है, मतलब कुछ भी ना, कुछ भी हद है। तो जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी में बहुत शांति और अशांति लाना है तो न्यूज चैनल लगा लो कोई भी, इतना चिल्लाते हैं कि पूछो मत। ठीक है, जब लगे बहुत अशांति है तो कोई सरकारी न्यूज चैनल देख लो, लगेगा शांति है। ठीक है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हम 151 नंबर पे हैं। ठीक है, लोग बोलते हैं हमारे 2000 के नोटों में चिप लगा हुआ है। ठीक है ना। तो ये तो भैया इंडिया है, क्या बोलोगे इसकी बात। ठीक, चलिए, निम्नतम देश है इरिट्रिया और सीरिया और उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया मतलब जो उसका शासक बोल देगा, हाँ वही होगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट में देखो वहां पे किसी को अधिकार नहीं है और हम इनसे केवल 30 अंक आगे हैं। कितना? 151। ये देखो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। चलिए, ये पूरी कहानी हो गई। ठीक है, पानी का मोल पहचानिए, है ना। कौन से राज्य में, कौन से राज्य के स्कूल को राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है? मैं बताया ना हर श्रेणी में। तो कौन सा स्कूल है जो बहुत अच्छा काम किया है जल बचाने के लिए? ठीक है, कौन सा है? सीकर राजस्थान का स्कूल। ठीक है, सीकर राजस्थान का क्या, राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय, है ना, सीकर राजस्थान। वहां के लोगों को पता है भैया पानी की कीमत क्या है। ठीक है, तो लोग पानी बचाए हैं, कौन से? सीकर राजस्थान का स्कूल। अब स्कूल के बाद किस में आएंगे? यूनिवर्सिटी में। तो तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयंबटूर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार कौन सा स्थान मिला है? प्रथम। यूनिवर्सिटी में कौन होगा? तमिलनाडु का कृषि विश्वविद्यालय। ये बहुत अच्छा काम किया जल संरक्षण में। ठीक है, अब उसके बाद आओगे कंपनी।
कंपनी में आओगे तो कौन सी कंपनी बहुत अच्छा काम की है? अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ है ये झज्जर हरियाणा में है। कहाँ है? झज्जर हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का झज्जर डिस्ट्रिक्ट, बहुत खिलाड़ी होते भी हरियाणा में। ठीक है, तो अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इसने जल संरक्षण के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया है। तो उद्योग में है अरावली, है ना, विश्वविद्यालय में है तमिलनाडु, स्कूल में है कौन? सीकर राजस्थान, शहरी निकाय में है कौन सा? सूरत गुजरात। उसके बाद ये तो है ना, ग्राम पंचायत में कौन सा है आपका? पहला तिरुवनंतपुरम केरल, छत्तीसगढ़ दूसरा, आंध्र प्रदेश तीसरा। जिला में कौन सा है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। अभी रेलवे का 19वां जोन बना है विशाखापट्टनम। ठीक है, उसके बाद कौन सा राज्य है? उड़ीसा। चलिए इसमें अपन एक और आज कर लेते हैं, है ना, ये सब काम आएगा भैया। महत्वपूर्ण निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय भी देख लेते हैं। यहां भी आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। चलिए महत्वपूर्ण निर्णय की बात करें। पहला क्वेश्चन, ठीक, चलिए पानी पी लेते, थोड़ा पानी की इतनी बात किए हैं तो। अभी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लाया गया। वक्फ बोर्ड को थोड़ा सा क्या करने के, नियमित करने के लिए और अच्छे से चलाने के लिए। तो वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 संबंधित असत्य तथ्य है। क्या चीज गलत है? ठीक है, तो पहला यह 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया, सही है। ठीक है, 4 अप्रैल 2025 को संसद में क्या हो गया? पारित हो गया। संसद मतलब दोनों सदन में क्या हो गया? 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की क्या मिल गई? सही है। लागू कब हुआ? 8 अप्रैल से। कब से लागू हुआ है? 8 अप्रैल से। तो गलत क्या है? डी। ये डेटा पूछ सकता है कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम में राष्ट्रपति ने कब साइन किया है? 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने। लागू कब हुआ आपका? 8 अप्रैल में संपूर्ण भारत में आपका ये लागू हो गया। ठीक है, कौन सा? वक्फ बोर्ड आपका अधिनियम, संशोधन अधिनियम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का उद्देश्य क्या है? ठीक है, यूएनओ की बात हो रही है। ठीक, यूएनओ में बहुत से अंग है, जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, यूनेस्को, यूनिसेफ, बहुत सी चीजें आएंगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का उद्देश्य क्या है बताइए? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि। ठीक है, तो जब भी कोई देश युद्ध लड़ेगा और वो संयुक्त राष्ट्र का देश है, तो भैया संयुक्त राष्ट्र उसके लिए क्या करेगा? आवाज उठाएगा कि भैया मत लड़ो, ये सब गलत है। ठीक है, हाँ, रशिया तो स्थायी समिति में सदस्य है जी, उसके पास तो वीटो पावर है, लेकिन मानेगा कौन? और सोचो इतना सा यूक्रेन रशिया से अभी तक भिड़ा हुआ है। अब कैसे भिड़ा हुआ है अब समझ लो आप, है ना, कहां से उसको सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आगे पीछे कर रहे हैं तभी तो चल रहा है क्या युद्ध, है ना। चलिए, खुला कर समर्थन कोई नहीं करता, लेकिन करते हैं। चलिए, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? जब किसकी हुई? यूनाइटेड नेशन की हुई। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी जी? 24 अक्टूबर 1945, है ना, 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। उसी समय आपका सुरक्षा परिषद की भी स्थापना हुई। ठीक है, इसमें और एक संस्था होती है जिसको बोलते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, है ना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इसलिए पढ़ना है
क्योंकि यहां भारत के एक आदमी जज हैं, कौन? दलबीर भंडारी। कौन है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय जज? कौन है? दलबीर भंडारी। 2017 में फिर से नियुक्ति हुई इनकी। 9 साल के लिए बनते हैं। पहले पूछा जाता था अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का? 9 साल का। 2017 में नियुक्ति हुई है तो 2026 तक रहेंगे। कौन? न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी, सुप्रीम कोर्ट के जज थे ये। ठीक है। न्याय और इसका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में। मुख्यालय भी पूछता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड। ठीक है। चलिए, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य रहते हैं? नहीं पता? ये सब भैया रेलवे एसएससी क्वेश्चन है। अभी इसमें अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति हुई है। 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य रहते हैं। ये 5 स्थायी सदस्य हमेशा रहेंगे। इन्हीं के पास वीटो पावर है, निर्णय का पावर है इनके पास। 5 स्थायी सदस्य में सबसे पहले क्या आएगा आपका? रूस, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? चीन, है ना। जब भी चीन का नाम लेते हैं हर बार भारतीय थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। स्थायी सदस्यता हमको मिल रही थी, ऐसा कहा जाता है कि हमको स्थायी सदस्यता मिल रही थी। उस समय की तत्कालीन सरकार ने क्या बोला? हिंदी चीनी भाई भाई और इनको भेज दिया। अब भारत जब भी बनना चाहता है इन्हीं लोग क्या कर देते हैं? विस्टो पावर का इस्तेमाल या कुछ भी करके रोक देते हैं। ठीक है। ये 5 क्या है? स्थायी सदस्य है। इनके पास वीटो पावर है। वीटो का अर्थ होता है मना करना। ठीक है। और 10 क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य कितने साल के लिए आते हैं? 2 साल के लिए। अस्थायी सदस्य कितने साल के लिए आते हैं? 2 साल के लिए। ठीक है ना। हर साल कितने सदस्यों का चयन होता है? 5। फिर अगले साल 5, फिर उसके बाद जिनका 5 खत्म हो जाएगा उसके बदले फिर से 5, है ना। तो ये पूछा जाता है कि आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, ठीक है, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 साल का। और हर 1 साल में 5 सदस्य चुने जाते हैं। रूस, अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चीन क्या है? स्थायी सदस्य है। ठीक। अगला क्वेश्चन, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि आयोग। विधि आयोग का काम क्या होता है जी? विधि आयोग का काम होता है आपका भारत के संवैधानिक भारत के संवैधानिक ढांचे की समीक्षा करना। यह विधि आयोग देखता है कौन सा कानून सही है, कौन सा कानून गलत है, और सबसे मेन काम, जो कानून पुराने हो चुके, जो अप्रचलित है, उनको क्या करवाना? रद्द करवा देना। ठीक है। तो बहुत से कानून अब रद्द होते जा रहे हैं, है ना। तो भारत के संवैधानिक ढांचे की समीक्षा करना और राज्य सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना कि वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन करे। ठीक है। तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है जी? बताइए। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष है न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी हैं। ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट के जज को विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। इनका कार्यकाल रहेगा, 23वें विधि आयोग का कार्यकाल रहेगा कब? 1 सितंबर 2024 से। 2 साल के लिए आते हैं इन लोग। ठीक है। 31 अगस्त क्या? 2027, 3 साल, 24, 25, 26, 27, हाँ 3 साल के लिए। ठीक है। कब तक रहेंगे? 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 27, 3 साल के लिए। अब पूरा कानून देखते हैं, संवैधानिक ढांचा कहीं टूटे ना, राज्य नीति निर्देशक तत्वों का पालन करे, राज्य क्या करे? ऐसे नियम कानून बनाए जो कोई भी अन्य नियम कानून को इफेक्ट ना करे। ठीक है। पुराने नियम कानून को रद्द करवाना जो काम में अब नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अभी इनके पास 2-3 ठोक टास्क है। वो टास्क क्या है? सबसे पहले समान नागरिक संहिता को लागू करवाना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है। कौन सा राज्य सबसे पहले लागू किया है? उत्तराखंड। गोवा है?
अभी कौन लागू किया है? अभी उत्तराखंड किया है। ठीक है, चलिए, और इसके बाद एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे को भी क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। एक देश एक चुनाव की कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, जो अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं। देश में एक बार चुनाव होगा सबका एक साथ। तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हुए? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। 22वें विधि आयोग कब समाप्त हुआ? 22वां विधि आयोग आपका समाप्त हुआ 31 अगस्त 2024 को। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, 22वें अध्यक्ष कौन थे विधि आयोग के? ऋतुराज अवस्थी। कौन थे? ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, दोनों याद रखिए। उसके बाद 23वें विधि आयोग का विषय क्या है? 23वें विधि आयोग का दो मुख्य विषय है। समान नागरिक संहिता, इस पर अपने विचार देना, एक देश एक चुनाव और न्यायिक प्रशासन पर विचार करना। तो इसका क्या होगा? ए और बी। ये विधि आयोग इस पर रिपोर्ट देगा आपका। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। म्यांमार भूकंप के आपदा राहत हेतु भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? है ना, ऑपरेशन ब्रह्मा। ब्रह्मा क्यों नाम रखा गया? हाँ, क्योंकि ब्रह्मा क्या है? सृष्टि के निर्माण करता। ये फिर से बनाएंगे। म्यांमार में भूकंप आया और भारत एकदम भगवान बन के पहुंचा है वहां पे। भारत और म्यांमार और भारत के बीच कौन सी सीमा रेखा है? अराकान की पहाड़ियां। ठीक है, रोहिंग्या मुसलमान जो म्यांमार के थे, कहां? यहां दाखिल हो रहे थे, उस समय थोड़ा विवाद चला था। कौन सा चला? ऑपरेशन ब्रह्मा। कब? 28 मार्च 2025। ठीक है, और भूकंप की तीव्रता क्या थी जी? भूकंप की तीव्रता थी 7.7 का भूकंप आया था। ऐसा माना जाता है कि एक भूकंप मतलब भूकंप का जो रेटिंग है, 6 का भूकंप और 7 का भूकंप, 6 के भूकंप से 10 गुना शक्तिशाली होगा 7 का भूकंप। और जब 9 का भूकंप आएगा तो पृथ्वी दो टुकड़ों में बट जाएगी। ठीक है, भूकंप जो है वो क्या होता है? प्लेट के टकराने से आता है। ठीक है, भूकंप के ये तरंगों को किससे नापते हैं? भूकंप के तरंगों को नापते हैं सिस्मोग्राफ से। भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? रिचर स्केल से। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये हो गया। तो म्यांमार भूकंप कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक, चलिए अगला। इजराइल और हमास संघर्ष के बीच भारतीयों को वापस स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया गया? इजराइल और हमास में बताइए। 2023 में चला है ऑपरेशन, है ना, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय। इजराइल और हमास संघर्ष हुआ तो हमारे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए कौन सा? ऑपरेशन अजय। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूक्रेन और रूसी आक्रमण के बीच भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया जाएगा? बताइए। 2022 में अभी तक चल ही रहा है। हमारे बहुत से लोग यूक्रेन जाते हैं एमबीबीएस करने। क्यों? क्योंकि वहां क्या होता है? एमबीबीएस सस्ता पड़ता है। ठीक है, वहां से एमबीबीएस करके आते, भारत में एक एग्जाम दिलाते और यहाँ पे क्या हो जाते हैं? एलिजिबल हो जाते। तो ऐसे बहुत से लोग वहां फंसे थे। तो कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन गंगा। कौन सा? गंगा। कल मनाए ना गंगा दशहरा। ठीक है, कल गंगा दशहरा था, आज भीमसनी एकादशी है। आज जो निर्जला व्रत करेगा तो उसको बहुत सब मिलता है, बोलते भैया। ठीक है, चलिए, तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन और रूस। ठीक, ऑपरेशन दोस्त किस मिशन हेतु चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त किस मिशन हेतु? हाँ, तुर्की व सीरिया में भूकंप आया जब। कहा? तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से बचाव के लिए क्या चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, ये ऑपरेशन आपको याद करना है, पूछेगा।
अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन कावेरी 2023 में। ऑपरेशन कावेरी कहां? सूडान में ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। हाँ तो वही, इसीलिए तो पुराना ही लिया गया है। हाँ तो तब भी ये 2 साल हो गया। चलिए ऑपरेशन एक बार और देख लीजिए कहां कहां ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। चलिए म्यांमार लेटेस्ट है ऑपरेशन ब्रह्मा। भूकंप से सब टूट गया था, बनाने वाले कौन है? ब्रह्मा, है ना। इजराइल और हमास के संघर्ष के बीच ऑपरेशन अजय, ठीक है। यूक्रेन और रूसी जो अभी तक चल रहा है गंगा, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन दोस्त किसे? तुर्की और सीरिया। भारत सरकार सूडान में फंसा ऑपरेशन कावेरी। तो दोस्तों ये आज का हमारा करंट अफेयर्स था, है ना। कुछ प्रमुख निर्णय, चर्चित स्थल के बारे में डिस्कशन किया गया। अभी 1-2 चीजें और मैं बता देता हूं, बैग मत बांधिए, ठीक है ना। फिर बाद में बोलोगे सर आप तो बताए नहीं थे, तो सर तो बताने के तैयार है, बच्चे ही भाग जा रहे हैं, ठीक। चलिए इसमें देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रामसर साइट, रामसर स्थल, रामसर स्थल भारत में कुल कितने हो गए? भारत में कुल 91 हो गए। कब? 4 तारीख को 2 नए रामसर स्थल बन गए। कौन सा? कीचान। कौन सा? कीचान। कीचान कहां? राजस्थान। और मेनार कहां? उदयपुर राजस्थान। 2 जगह को और वीटलैंड में जोड़ा गया। पहले 89 था, अभी कितना हो गया? 91। कौन से महीने में? जून में, ठीक है। तो रामसर स्थल भारत में कितने हो गए? 91, ठीक है। मेनार और खींचन को भारत के वीटलैंड हेरिटेज में जोड़ा गया। ये दोनों ही वेटलैंड जोड़े जाने वाले नए स्थल है। घोषणा में भारत में अब कितने हो गए? 91। रामसर समझौता कब हुआ था? 71 में। कहा? ईरान में, ठीक है। अगला और देख लेते हैं, इसमें कुछ अपने लायक है क्या? आपका बस्तर भी नक्सल मुक्त हो गया दोस्तों, ठीक है। आईपीएल का एक अलग से वीडियो बना के पढ़ा देंगे। ठीक है। एक चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको एडीओ एडीआई, आबकारी आरक्षक, प्रयोगशाला परिचारक भर्ती या फिर शिक्षक पात्रता भर्ती या शिक्षक भर्ती से संबंध में कोई भी कोर्स चाहिए या कोई भी जानकारी चाहिए तो आप संस्था के दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह बनी रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नए वीडियो में जल्द ही। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए
योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट। लर्न फ्रॉम द बेस्ट।